अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से लिया गया है। इस टॉपिक में आज हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और किसी भी दो टर्म्स के दरमियान हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की, जिसे हम G.M या सिंपल G से भी जाहिर करते हैं। मतलब ये बात हम जानते हैं कि जब हम एक जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस होती है, मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन कि जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म से किसी एक नंबर, मतलब कोई एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आती है। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ कि वो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 से 6 आ गया, ठीक है। अब 6 से जो अगली टर्म है वो, मतलब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए अब 6 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगी कौन सी जी टर्म, 18, ठीक है। और 18 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 54, और इसी तरह से सो ऑन। मतलब कि इनमें जो रेशियो है वो क्या है जी, कॉमन है। तो ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें रेशियो कॉमन हो उसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और अब अगर इसमें मैं यूं बात करूं कि अगर मैं कोई सी दो टर्म्स लेता हूं, जैसे कोई से दो नंबर मैंने लिए हैं, एक लिया है 2 और एक लिया है 18। अब मैं कहता हूं कि इनके दरमियान मैंने एक ज्योमेट्रिक जो है वो मीन इंसर्ट करना है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है बेसिकली एक, हम यूं कहेंगे एक एवरेज है, जिस जो कि इस तरह से है कि जितना, मतलब जिस नंबर से इसको 2 को मल्टीप्लाई करने से जी आएगा, जी को उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय आर ये जी के इक्वल है, और जो आर मल्टीप्लाई बाय जी है ये किसके इक्वल है जी, ये 18 के इक्वल है। मतलब अगर हमने इसमें अब जी को कैलकुलेट करना हो कि जी क्या है, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि आर जो है इक्वल है जी डिवाइडेड बाय 2 के। मतलब ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से आर किसके बराबर आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाय 18 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो रेशियो, मैंने कहा था कि ये रेशियो तो मतलब कॉमन है या कांस्टेंट है, एक तरह का नंबर जिसको कि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर इसका मतलब कि अगर इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम बराबर कर लें, बैलेंस कर लें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर, अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो ए और सी भी आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी है। तो यहाँ पर फिर g/2 जो है ये इक्वल टू आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 18 के, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो g को अगर हम यहाँ पर ले आए, ठीक है, बल्कि इधर अगर हम देखें, इधर इधर मुझसे एक गलती हुई है जी, ये 18/g आएगा। मैंने यहाँ पर इसको गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखें r इज इक्वल टू 18/g, मैंने इसको g/18 लिख दिया था, ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय g, ठीक है। इसको भी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय g आएगा, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। और अब अगर आप देखें तो अगर g को अगर हम अलग कर लें, ये g इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, g इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा g² by 2 इज इक्वल टू 18, और ये 2 इधर आकर 18 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो g² जो है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 18 के, ठीक है। मतलब
अब जी चूंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। जब मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूंगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ मुझे प्लस माइनस पुट करना होगा। चूंकि स्क्वायर में हम जानते हैं कि +2 का स्क्वायर लो तब भी 4 आंसर आता है और -2 का स्क्वायर लें तब भी 4 ही आंसर आता है। ठीक है, तो चूंकि हम एक्स स्क्वायर को 4 कह रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर को 4 कह रहे हैं, तो एक्स जो होगा वो +2 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है। लेकिन जब हम सिंपल 4 का अंडर रूट लेते हैं तो हम सिंपल यहाँ पर 2 लिखते हैं। मतलब -2 इसलिए नहीं लिखते कि स्क्वायर रूट जो एक पॉजिटिव फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरिएबल है जी एक, इसलिए हम दोनों परस्पेक्टिव से बात कर रहे होंगे। तो जी जो हमारे पास आएगा वो प्लस माइनस √36 आ जाएगा, जो कि 36 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो जी कितना आता है 6। इसका मतलब कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने देखा कि इस केस के लिए हमारे पास 6 इसका आंसर है। ठीक है, और अब चूंकि अगर आप देखें तो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर भी होता है कि हमारा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली उस वक्त डील कर रहे होते हैं ये उसके मुताबिक ये किस लिहाज से आंसर जो है वो दुरुस्त है, मतलब प्लस वाला आंसर ठीक है या माइनस या दोनों ही इसके ठीक आंसर हैं। ठीक है, वो फिर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसको हैंडल करते हैं। अब देखें इसी बात को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर मेरे पास ए और बी कोई से दो नंबर हैं और मैं चाहता हूं कि इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करूं, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। ठीक है, जी डॉट पी में होनी चाहिए, मतलब इनकी रेशियो कॉमन होनी चाहिए। मतलब अगर मैं जी को ए से डिवाइड करूं तो ये आर के इक्वल हो, और यहाँ पर अगर मैं बी को जी से डिवाइड करूं तो ये भी आर के ही इक्वल हो। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हमारे पास जी ओवर ए और बी ओवर जी ये आपस में बराबर आ जाएंगे। यहाँ से जी जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मतलब वही मैंने जो आपसे कहा था कि आप 1/g का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जी जो है इससे मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जी स्क्वायर आएगा। और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि जी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ए बी आ जाएगा, और जी जो है स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस √ab के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट आ गया जिसमें कि हमने एक फार्मूला पढ़ लिया कि हम किसी भी दो टर्म्स के दरमियान जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे फर्ज करें हम ये बात करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। इस एग्जांपल में इस तरह से है कि हमारे पास जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि 4x² और दूसरी जो हमारे पास नंबर है 9y⁴ है। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। मतलब इसमें a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। अब ज्योमेट्रिक जो मीन है इसका जो मतलब ये तीनों टर्म्स जो हैं g और a और b और g को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। अब ये किसके इक्वल होंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। अब इसमें प्लस माइनस ए हमारे पास क्या है 4x² है और b हमारे पास 9y⁴ है, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा प्लस माइनस 36x² और y⁴। ठीक है, ये x² लिखा हुआ है, स्क्वायर शायद आपको सही तरह नजर ना आ रहा हो, तो y⁴। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद अगर देखें तो ये एक होल स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ये एक्सप्रेशन। मतलब 6 का स्क्वायर, x का और y² का स्क्वायर, मतलब इनका अगर हम स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस 6xy²। मतलब ये x² ने इस होल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक जो है वो मीन है इस नंबर्स जो गिवन नंबर से इनके दरमियान ये नंबर मौजूद है, जिसकी रेशो अगर ली जाएगी मतलब g की 4x⁴ से या 9y⁴ की g से रेशो ली जाएगी तो ये इक्वल आएगी, और वो वैल्यू जो g की आप इधर पुट करेंगे वो ये होगी। ठीक है, अब वो प्लस भी लिखें तब भी सेटिस्फाई करेगा और माइनस लिखें तब भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर समझा। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है,
और अब हम ये बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1/2। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर हमारे पास एक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस हो ज्योमेट्रिक, मतलब कि हर टर्म, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में रेशियो एक जैसी हो। ठीक है, तो कांस्टेंट रेशियो होने की वजह से, कॉमन रेशियो होने की वजह से ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसमें जो मीन होता है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जो कि हमने इसका फार्मूला पढ़ा था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं ए और बी नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ढूंढ रहा हूं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इस तरह से कि अब आपने अगर एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज करोगे? ठीक है, उसमें हमने बात कर ली थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखें, जैसे हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब पहला नंबर हमारा 2 है, इसके बाद पहला ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, और फिर थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और फिर ये नंबर आएगा 1/2। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है वो, उसकी जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी, या जो कंसेप्ट है इस प्रोग्रेशन का, ठीक है, कि ये जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, वो जो डेफिनेशन होती है कि कॉमन रेशियो होनी चाहिए, वो अपनी जगह पे बरकरार है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये बात अपनी जगह पर कायम है। अब देखें, इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि G1 को ओवर 2 अगर लिखा जाए तो R के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब G1 किसके इक्वल है? G1 2 मल्टीप्लाई बाय R के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं G1 फाइंड करना चाह रहा हूं तो मुझे R फाइंड करना है। ठीक है, और R क्या है अगर हम देखें, या G2 चलें देखें, अगर G2 फाइंड करना है तो G2 को ओवर G1 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन को फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन से, ये भी R के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप G2 भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि सिंपल ये है कि G1 मल्टीप्लाई बाय R है। ठीक है, तो इस तरह से हम G3 भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास G3 है या G1 या G2, ठीक है, इसका मतलब ये R से ही फाइंड हो सकता है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसे मैं A सब 1 कह देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सी टर्म बनती है? देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इसे A सब 5 कह देते हैं, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अब जनरल टर्म फार्मूला जो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है वो A सब n, ये किसके इक्वल होता है? ये A टाइम्स R पावर n-1 होता है। ठीक है, A टाइम्स R पावर n-1, और इसमें अगर आप n देखें तो वो 5 है। n क्या जी? हमारे पास 5 है। तो चलें इस फार्मूला को हम यूज कर लेते हैं, और चलें हम यूं कहते हैं कि जो हमारे पास A सब 5 है वो इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R पावर 4 है। ठीक है, R पावर 4 है, और इस केस में अगर आप देखें तो A5 हमारे पास 1/2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2। A किसके इक्वल है? A है 2 के इक्वल। ठीक है, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात आपको? अब देखें, इसी के साथ मल्टीप्लाई बाय R पावर आ रही है 4। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक ऐसा, मतलब एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल की पावर 4 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये 2 इधर आकर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 के इक्वल। ठीक है, अब इसका मतलब कि R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर किसके इक्वल होगा? मुझे स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इसका मतलब R स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, एक दफा R स्क्वायर 1/2 के इक्वल है, और एक दफा R स्क्वायर जो है वो -1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब रियल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसका साइन नेगेटिव का आ जाए। इसका मतलब ये जो हमारे पास R की वैल्यू आएंगी ये इमेजिनरी आएंगी, फर्जी आएंगी। ठीक है, और ये रियल में आएंगी। ठीक है, तो इसके साथ लिख देता हूँ कि ये रियल है, R फॉर रियल, बल्कि रियल के स्पेलिंग्स भी लिख देते हैं, और ये इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी है, ये बात भी क्लियर होगी आपको। अच्छा जी, अब देखें, अगर मैं अब स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे यहाँ से आर स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब R की एक वैल्यू आई है प्लस माइनस, या यूं कर लेते +-1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया।
जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आर स्क्वायर है, अगर तो स्क्वायर रूट जब हम लिखेंगे दोनों साइड पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉमन स्टेटमेंट दोनों के लिए कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया था, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऊपर भी मैंने यही वर्क किया है और उसको भी मैंने रीड बोल दिया था, ओरली बोल दिया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस तरह यहाँ पे आएगा एक तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1/2। अब माइनस का अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम आयोटा लगाएंगे, ठीक है, और अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और फिर इसका मतलब आर जो है हमारे पास एक दफा प्लस माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब प्लस में भी आयोटा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 और माइनस में भी आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ये हमारे पास आर की 4 वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब कि जो ऊपर अभी मैं आपको बता रहा था कि G1 G2 G3, ठीक है, अच्छा G1 अगर हमें फाइंड करना है तो हम R की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब R की 2 वैल्यूज आई हैं, बल्कि 4 वैल्यूज आई हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज को अब हम यूज करेंगे और G1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो क्या बनेगा, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे G1 इज इक्वल टू, ये चले इधर मैं एक कंडीशन भी बना लेता हूँ कि अगर R की वो वैल्यू जो कि मैं पहले बात कर लेता हूँ पॉजिटिव 1/√2 की, ठीक है, तो G1 क्या आ जाएगा, G1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय R जो कि 1/√2 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 का मतलब 2 की पावर 1/2, जो कि जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी तो 2 मल्टीप्लाई 2 पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, बेसिस सेम और पावर सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड होती है, यहाँ पे साइन ऑपोजिट होने के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो G1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 में से हाफ निकाल लें, हाफ रह जाता है, जिसे आप अंडर रूट लिख सकते हैं रेडिकल साइन के हिसाब से। तो इस तरह G1 हमें मिल गया, ठीक है। अब ये उस केस में जब मैंने R की वैल्यू 1/√2 रखी, सही, तो अब अगर हम G2 फाइंड करना चाहते हैं तो G2 के लिए मैंने क्या कहा था कि ये G1 टाइम्स R के इक्वल होगा। अब G1 की वैल्यू कितनी आई है √2 और R हमने क्या रखा है 1/√2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1/2 का मतलब अंडर रूट में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आपको G2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1 के इक्वल है। अब ये हमारे पास आ गई। अब देखें इसी तरह से अगर मैं G3 की बात करता हूं तो G3 किसके इक्वल होगा, वो G2 मल्टीप्लाई बाय R के इक्वल होगा, ठीक है। तो G3 हमारे पास, अब G2 हमने फाइंड कर लिया 1 और R है हमारे पास 1/√2, तो ये 1 से 1 चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1/√2 ही इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको G1 G2 और G3 की ये वैल्यूज मिल गई, ठीक है। ये उस केस में जबकि मैंने जो इसमें मतलब R की वैल्यू 1/√2 रखी। अब इस R की वैल्यू अगर -1/√2 होगी तो अगर हम -√2 रखेंगे तो ये सिंपल जो फर्क पड़ेगा वो यहाँ पर सिर्फ साइन का आएगा, ठीक है, यहाँ भी, तो आंसर में बस यहाँ पे नेगेटिव √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब G1 अगर नेगेटिव √2 है तो आंसर हमारा -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। इसी तरह G2 अगर -1 है तो ये 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि बल्कि R जो है वो माइनस में ही है तो ये फिर प्लस हो जाएगा 1/√2, ठीक है। मतलब ये G3, बल्कि चले हम यूं देख लेते हैं कि ये G2 हमारे पास क्या आया जी, G2 हमारे पास आ गया है, इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं, R की वैल्यू -√2, ये प्लस में आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे मुझसे गलती हो रही थी। और ऐसा G2 अब पॉजिटिव 1 है और R माइनस में है 1/√2, तो ये माइनस का 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह G3 के लिए आप लिखेंगे, मतलब अगर R की वैल्यू आयोटा/√2 होती, ठीक है, तो वो एक असाइनमेंट है आपकी R की उन वैल्यूज के लिए जिसमें कि एक दफा हम इसको आयोटा/√2 रखेंगे, ठीक है, और एक दफा हम R की वैल्यू को -आयोटा/√2 रखेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें आप इसी तरह फार्मूला लगाएंगे कि G1 इज इक्वल टू AR, A आपका 2 है मतलब फर्स्ट टर्म, और इसको R आयोटा/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आयोटा/√2 बनता है, ठीक है, ये आपका G1 आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -आयोटा/√2 जो कि -आयोटा/√2 आ जाता है।